When we have initially decided that we will educate our child through school, then I think we have established the two foundations. One is home and one is school. पहले तो आपको अपना एक दिल का पीस दिया जो अगर आप उसको उस तरह देखेंगे पहले वो आपको वो अपना दिल का पीस दिया फिर उन्होंने वो वाला पीस दिया जो एक्चुअली कह रहे हैं ये मतलब बात रोज कहने वाली है वो, ये तो मेरा और आपका तो ओढ़ना बिछोना ही है। सूरह असर में हमें क्या पैगाम मिल रहा? अपनी हक बात कहते रहो, सब्र की तलकीन करते रहो। तो ये हक बात तो कहते रहे, आप कीप हैमरिंग। आप पेरेंट्स को जो इनवाइट कर रहे हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर नहीं खोलें। एक छोटा सा स्टेप है कि जब भी आपने स्कूल ने पेरेंट्स को बुलाया है तो वहाँ पे बच्चे की कंप्लेंट्स नहीं करें, बच्चे की पॉजिटिव साइड डिस्कस करें कि मुझे आपके बच्चे में ये सलाहियत लगती है। When we talk about school-going child's success, it always concludes to the type of school, teachers, and the curriculum. And every successful child who is balanced and confident actually holding more than this, and that is home and school partnership. So let's start with that. Why it is so important to build this kind of partnership between school and the home. I think when we say school and home, so these are the two pillars. When we have initially decided that we will educate our child through school, then I think we have established that the two foundations, one is home and one is school. Right. So now it's compulsory that both foundations should be connected together and they both should grow together. It's not like कि सिर्फ स्कूल जो है वो एफर्ट पुट कर रहा है एंड पेरेंट्स आर नॉट पुटिंग द एफर्ट, और ओनली द स्कूल पेरेंट्स आर पुटिंग द एफर्ट एंड स्कूल इज नॉट पुटिंग, तो अगेन दिस बैलेंस विल बी डिस्टर्ब्ड. So I think if you want to build a balanced and a successful child, this bridge should be, I could say that iron bond bridge. If Right. there is not the bridge, then don't expect a successful or a balanced personality of a child. Right. So this analogy is good. That it is kind of a bridge, and the carrier of the message of. So if it is disconnected, so it is going to ultimately Disaster. undermine the student's success and the personality of the students ultimately. So let's start with the basic. What does it look like when you talk about partnership between home and school? So what does it look like? What is it actually? I drive it from the hadith that तुम में से हर शख्स अपनी रैयत के बारे में जवाब दे. So when we decided, or when we as a school we claim that we will teach your child, so we have taken the proportion of that रैयत. अब इसकी तरबियत हम भी करेंगे. और being a parent, if we have decided the basic thing कि इसकी तरबियत हम स्कूल के साथ मिल के करेंगे, तो now you both are the partner of that रैयत and both are the answerable for that proportion. So स्कूल भी अपनी जान नहीं छुड़ा सकता और पेरेंट्स भी ये कह के कि हमने बच्चा स्कूल दाखिल करा दिया, इसकी फ़ीस दे दी, इसकी किताबें पूरी कर दी, अब आप इसको तरबियत करके हमारे हवाले कर दें. पेरेंट्स भी अपनी जान नहीं छुड़ा सकते इस हदीस के मुताबिक, तो दोनों आंसरेबल हैं. राइट. वो जैसे हमारे यहाँ एक नॉर्मली इसके हवाले से एक मिथ है कि अगर हमने बच्चा स्कूल में डाल दिया तो अब ये स्कूल की ज़िम्मेदारी है. और तो आई ऑलवेज से कि जिस तरह माँ का रोल बाप नहीं अदा कर सकते और बाप का रोल माँ नहीं अदा कर सकते, इसी तरह से माँ बाप का रोल जो है वो स्कूल के ज़िम्मे हम नहीं डाल सकते कि वो सिर्फ स्कूल के ज़िम्मे. नो, स्कूल का एक बहुत बड़ा पार्ट है बच्चे की पर्सनालिटी में और वो उसको बहसन अदा करना चाहिए. तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने रोल को सिर्फ कन्फाइन कर लें फ़ी तक या रिसोर्सेज तक या इन चीज़ों तक. तो सो ये से कि वी बोथ हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो
So what do you think that how can we create this bond और इसको strengthen कैसे कर सकते हैं? If I can give you another analogy for that, आपने कभी छोटे होते ऐसे खेला है कि आपने दो किताबें सामने रख के एक सफ़ा इसका, एक सफ़ा इसका, एक सफ़ा इसका और एक सफ़ा इसका, वो दोनों किताबों को आप Yes. बाइंड कर दें, Yes. वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि आप उसको 2 क्या 10-10 बंदे भी मिलकर खींचे ना तो वो 2 किताबें आप अलग नहीं कर सकते। Okay. अगर आपने उसको लेयर बाय लेयर जोड़ दिया, कोई ग्लू नहीं है, कोई स्टिच नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप वो 2 किताबों को अलग नहीं कर सकते। द सिमिलर इज विद पेरेंट्स एंड स्कूल। इफ दे आर डूइंग इट लेयर बाय लेयर ऑन मे बी वीकली बेसिस और मे बी मंथली बेसिस, द शॉर्टर इट इज द बेटर इट इज। और ये बॉन्ड आपका उतना स्ट्रांग और उतना सॉलिड बॉन्ड बनेगा, और सॉलिड फाउंडेशन पे खड़ी बिल्डिंग बड़े बड़े जल्जले सह सकती है। मैं तो यही कहूँगा। So what do you think? What are the major misconceptions or myths about homeschool partnership? कुछ पेरेंट्स की जानिब से है और कुछ स्कूल की जानिब से है। मतलब पेरेंट्स समझते हैं कि हमने अच्छा महंगा स्कूल चूज़ कर लिया है, नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ओनली फाइनेंशियल साइड और रिसोर्सेज साइड। इट्स टोटली रॉन्ग। और कई दफ़ा स्कूल समझते हैं कि अब ये हमारे पास आ गया है तो एवरीथिंग वी विल बी डूइंग। नो, दे कैन नॉट डू इट अलोन। मतलब तालीम और तरबियत ये 2 चीज़ें हैं। स्कूल तालीम दे सकता है अकेले, मगर अकेले तरबियत नहीं कर सकता। तरबियत के लिए उसे एक मुस्तकिल माहौल चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आप ग्रीन हाउस में पौधा रखें, अगले दिन उसको खुली फ़ज़ा में रख दें। एक दिन ग्रीन हाउस में, अगले दिन खुली फ़ज़ा में, वो पौधा ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह बच्चा स्कूल में आया, सेम एनवायरनमेंट उसको घर में भी मिलना चाहिए। उसे वो कंसिस्टेंसी मिलनी चाहिए। जो चीज़ स्कूल में कही जा रही है, जो चीज़ स्कूल में उसको सिखाई जा रही है, जो चीज़ स्कूल में उसको एनफोर्स की जा रही है, वही चीज़ उसको घर में मिले। वरना क्या होगा, थोड़े अरसे बाद बच्चा कहेगा मुझे तो स्कूल जाने में मज़ा ही नहीं आता। उसको मज़ा क्यों नहीं आता? क्योंकि उधर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस या वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, घर में बिल्कुल नहीं की जा रही। फिर हम बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, और हर रोज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वो काम नहीं हो रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल को अपना एनिमी समझना शुरू कर दिया। मुझे याद है एक स्कूल में छोटे होते मैं पढ़ता था, तो लिटरली स्कूल का गेट देख के मेरा सारा मोराल ख़त्म हो जाता था। शायद उधर का कोई टीचर, या मुझे अब याद नहीं है वो क्या मसला था मेरा, बट स्कूल का गेट एक हॉरेबल गेट था, ऐसे लगता था कैद होने जा रहा हूँ। मगर जिस दिन मतलब ये बात खुद से मतलब अंदर से इंटरेस्ट से शुरू हुई, तो उस दिन यूनिवर्सिटी कॉलेज अच्छे लगने लगे कि मैं सीखने जा रहा हूँ यार, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो ये बेसिकली वो मेंटेन करना है वो बैलेंस, कि जो चीज़ स्कूल कह रहा है वही बात अगर घर वाले कह रहे हैं तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और वो जो बच्चा है ना वो हर वक्त ग्रीन हाउस में रहने लगेगा। और वंस उसकी फाउंडेशन बन जाएगी, अब उसको ग्रीन हाउस क्या, उसको तूफ़ान में खड़ा कर दें, उसको समंदर में खड़ा कर दें, वो पौधा चलता रहेगा। राइट। सो एक यानी कि पेरेंट साइड पे एक पॉइंट ये है कि इट हैज़, हमने इस पे पहले भी बात की कि ये एक इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई हुई है चीज़ कि हमारा काम सिर्फ एक अच्छा स्कूल तलाश करना है और रिसोर्सेज प्रोवाइड दाखिल करवाना और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है। बट यहाँ से बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे बात एक्चुअली शुरू हो जाती है, दोबारा से एक और पॉइंट से शुरू हो जाती है। तो एक चीज़ ये होगी। इसके अलावा और आपके ख्याल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फिर एक स्कूल साइड है, इस एरर की एक स्कूल साइड है। स्कूल साइड समझती है कि हमने बच्चे को क्लास में बेहतरीन टीचर दे दिया, बेहतरीन एनवायरनमेंट दे दिया, वी हैव डन आवर जॉब। नो, इट्स नॉट द कंप्लीट जॉब। मैं समझता हूँ कि स्कूल के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उस घर वाले माहौल को भी वैसा क्रिएट करना है, उसने पेरेंट्स को भी एजुकेट करना है। देखिए हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में पेरेंटिंग तो कभी पढ़ाई नहीं गई। आपने कभी कोई ऐसी क्लास पढ़ी अपने पूरे एजुकेशन के टन्योर में कि जिसमें आपको पेरेंटिंग सिखाई गई हो? किसी को पेरेंटिंग सिखाई नहीं गई। हम सारे हिट एंड ट्रायल से पेरेंटिंग कर रहे हैं।
तो हिट एंड ट्रायल से फिर यही कॉम बन रही है जो आपके सामने है। ये सारा हिट एंड ट्रायल का नतीजा है। किसी को कोई बात समझ आ गई या किसी ने किसी एक बात को इम्पोर्टेंस दे दी, उसने वो वाला पहलू तो चमका दिया, और अब बच्चा जो है ना वो बॉल की तरह रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया, क्योंकि एक साइड उसकी बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है, दूसरी साइड रफ है, आप फेंकते किधर है, जाता कहीं और है। तो ये बिल्कुल उसी बॉल की तरह मेरा ख्याल है कि स्कूलों के ऊपर एक और जिम्मेदारी जो मैं समझता हूँ कि स्कूलों की साइड में मिसिंग है, वो है पेरेंट्स की को पेरेंटिंग सिखाना। अगर स्कूल इससे, अभी जैसे हम कह रहे हैं कि ये दोनों इकट्ठे चलने हैं और ये बॉन्ड इस्टेब्लिश करना है, तो इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर स्कूल्स ऑल्सो कि वो पेरेंट्स के साथ अपना बॉन्ड कैसे बिल्ड करें, वो इस तरह बिल्ड करें। आप मुझे बताएं, हमारे यहाँ स्कूल में बच्चों को या पेरेंट्स को बुलाया कब जाता है? जिस दिन शिकायत लगानी होती है, आपके बच्चे ने स्कूल में ये किया, तो वो बॉन्ड कैसे बनेगा? आपने तो मतलब स्कूल से फ़ोन आने का मतलब है कि आपके बच्चे की कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट। तो मेरा ख्याल है कि जो पेरेंट स्कूल साइड से मिसिंग पार्ट है, स्कूल्स को ये मान लेना चाहिए कि हमारे माशरे में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चीज़ नहीं है, तो स्कूल शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पेरेंटिंग को साथ में इंजेक्ट करेंगे, हम पेरेंट्स को भी साथ साथ जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे। इससे स्कूल और पेरेंट का बॉन्ड भी बनेगा और वो दोनों मिल के सेम पेज पे काम करेंगे। और वरना फिर वो ये है कि स्कूल राइट साइड पे खींच रहा है, पेरेंट लेफ़्ट साइड पे खींच रहा है, और एंड पे बच्चा की पूरी पर्सनालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, मुझे इस पे एक अपना, मुझे दोनों के मिथ्स को ना वो शायद कनेक्ट करे, लेकिन एक को तो शायद वो लाजमी कनेक्ट करेगा। आई रिमेंबर अपने करियर में मुझे मेरी एक टीम मेंबर थी, तो उन्होंने मुझे, रावलपिंडी में ये था हमारा कैंपस था, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक फादर आए और वो थे पठान फैमिली थी, तो कि उनका जो एक प्रोनाउंसिएशन है वो उसमें वो उर्दू में वो अल्फाज जो है वो किसी और तरीके से बोलते हैं। तो उन्होंने ना मुझे बताया कि सर वो आगे कहते हैं कि मेरे से ना बहुत लड़े वो आके। तो उन्होंने किस बात पर लड़े? उन्होंने कहा कि हम आपको जो है ना वो इतना पीस देता है, तो उस पीस का आप जो है वो क्या करता है, हमारा बच्चा यहाँ नहीं पहुँचा, हमारा बच्चा वहाँ नहीं पहुँचा। तो कहती मैंने डिग आउट किया तो वो कम जो है ना वो तवज्जो दे रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि ये ना बिल्कुल वो ना उनका जायज़ है। उन्होंने वो जो एक पीस आप कह रही हैं ना, वो उसकी ना एक पूरी वो एवोल्यूशन है। उन्होंने पहले तो जो है ना वो आपको अपना एक दिल का पीस दिया, जो अगर आप उसको उस तरह देखें, उन्होंने पहले वो आपको वो अपना दिल का पीस दिया, फिर उन्होंने वो वाला पीस दिया जो एक्चुअली कह रहे हैं जो फीस कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि अब तो मुझे इंग्लिश वाला पीस मिलना चाहिए। हाँ। ठीक है। तो जब वो इंग्लिश वाला पीस नहीं मिला तो उन्होंने फिर आपको उर्दू वाला आके पीस दिया। तो ये जो पीस की एक पूरी जो है ना, इसके ऊपर मैंने कहा कि पूरी एक वो फिलॉसफी है कि पेरेंट्स की तरफ से एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि हमने अगर फ़ी दे दी, तो एक मेथ है, और ये अब जो है वो ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज़ टू द। अच्छा, अब यहाँ पे स्कूल के पार्ट पे आपने बिल्कुल ठीक बात की कि स्कूल के पार्ट पे यह है कि उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से इंगेज करना, वो जो वैल्यू को क्रिएशन का एक जो कॉन्सेप्ट है, तो उसे को क्रिएट करना है एक्चुअली उस चीज़ को। तो को क्रिएशन में तो सिर्फ ये नहीं हो सकता कि सिर्फ हम तभी बुलाएं जब कोई इस तरह की। आजकल के दौर में तो ये बड़ा आसान हो गया। आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स इतने आ गए हैं, अब हर पेरेंट के पास मोबाइल है, हर पेरेंट्स के पास व्हाट्सएप है। एक छोटी सी वीडियो आप रिकॉर्ड करके सब पेरेंट्स को फ्लोट कर दें कि जी हम स्कूल में इस मेथडोलॉजी के साथ चल रहे हैं, आप बच्चे को घर में इस तरह कैटर करें, हम बच्चे को होमवर्क देते हैं, आप उसको इस तरह फुलफ़िल करवाएं। मतलब इस वक्त तो बड़ा आसान हो गया। अब तो आपको हर रोज़ पेरेंट टीचर मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रुप्स बना सकते हैं, आप जो है कम्युनिटीज़ बना सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो आप व्हाट्सएप के थ्रू ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स अपने जो है वो क्वेश्चंस पुट इन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे जहन में है, वो किसी और पेरेंट के जहन में भी होगा। अगर वो ग्रुप में कोई पूछ लेगा तो आपका काम आसान हो जाएगा, स्कूल का काम आसान हो जाएगा। स्कूल एक पेरेंट का जवाब देगा, बाकी 20 पेरेंट्स को वैसे पता चल जाएगा इस सवाल का जवाब क्या है। तो वो एक हेल्पिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। वो जो को क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है आजकल तो बहुत आसान है और फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। प्लस जैसे मैंने भी कहा कि पेरेंटिंग सिखाना है तो इसके ऊपर स्कूल वर्कशॉप्स कर सकता है।
अच्छी वर्कशॉप कर सकता है। आपको पेरेंट्स में से ही कई ऐसे पेरेंट्स मिल जाएंगे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर से हैं। आप उन्हीं को इन्वॉल्व करके एक टीम बना लें और स्कूल जो है वो पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप्स रख सकता है। आप ना फिज़िकली सबको बुलाएं, आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके, एक मैसेज रिकॉर्ड करके, एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। मतलब नाउ देयर इज़ कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इज़ नॉट अ बैरियर, इट्स नॉट अ चैलेंज। अब तो ये सारे टूल्स और टेक्निक्स और ये बड़ी इजी हैं। आप इन सबको यूज़ करते हुए वो जो को क्रिएशन वाला है वो कॉन्सेप्ट आप अचीव कर सकते हैं और इससे आपका बॉन्ड भी फील होगा। फिर मुझे अगर स्कूल की तरफ से एक मैसेज आता है, हफ्ते में मुझे कोई एक 5-10 मिनट की वीडियो देखने को मिलती है और उससे मैं फीलिंग आती है कि मैंने सीखा है, तो मैं तो रोज़ देखूँगा, मैं तो हर हफ्ते देखूँगा, जिससे मुझे ये फीलिंग आए कि मुझे अपने बच्चे की तरबियत करने में आसानी हो रही है। तो बीइंग ए पेरेंट मैं तो उसके ऊपर ज़रूर एफर्ट करूँगा, मैं तो उस पर टाइम लगाऊँगा। तो ये एक मतलब बैरियर है पेरेंट्स के जहन में कि जी हम बहुत मसरूफ़ हैं। अनफॉर्चुनेटली इतने मसरूफ़ है नहीं हैं। अगर आप वो जो पहली मैंने बात कही कि अपनी रैयत की, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास अगर आपके दिल में है, तो योर प्राइम जॉब इज़ टू बॉटम द किड। जी। तो अगर आप उसको छोड़ के बाकी सब कामों में मसरूफ़ हैं तो भाई फिर आप कर क्या रहे हैं? और वक्त के बारे में तो ये बड़ा वो आसान है कि वक्त निकलता नहीं है, इसे निकालना पड़ता है। ये बेसिकली प्रायोरिटी जब आप सेट कर लेते हैं, इफ़ योर चाइल्ड इज़ योर प्रायोरिटी, यू हैव द एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज। इट्स ऑल अबाउट द कि ये अगर एजुकेशन प्रायोरिटी है तो वो सिर्फ इस हद तक नहीं है। समटाइम आई फील कि ये अंडरस्टैंडिंग का इसमें काफ़ी ज़्यादा एक वो है गैप है। तो इसमें जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, मतलब इट इज़ नॉट इंटेंशनल। अगर आज भी सर्वे करवाएं तो आई फील के सारे वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड हो, एक बैलेंस्ड किड हो, और उन्हें ये लगता है कि स्कूल में भेजने से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन नाउ द जॉब स्टार्ट्स हियर। जो स्कूल है उसकी जॉब स्टार्ट होती है कि सारी चीज़ का एक पूरी अवेयरनेस क्रिएट की है। जैसे आपने बात की कि इसके ऊपर पूरी एक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट की जाए जिसमें छोटे छोटे मैसेजेस जो हैं वो इस हवाले से कि हाउ वी कैन को क्रिएट द वैल्यू, हम ये किस तरह से इस चीज़ को जो हम अभी पहले डिस्कशन कर रहे थे कि कीप हैमरिंग ऑन डेली बेसिस। जी, ये मतलब बात रोज़ कहने वाली है। वो तो ये तो मेरा और आपका तो ओढ़ना बिछोना है। सूरह असर में हमें क्या पैगाम मिल रहा? अपनी हक बात कहते रहो, सब्र की तलकीन करते रहो। तो ये हक बात तो कहते रहें, आप कीप हैमरिंग, रोज़ वो बात कहते रहें, स्कूल भी कहता रहे, आप पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इस पे अगर हम कोई ये जानना चाहें कि क्या इसकी वाकई ज़रूरत है, मैं दोबारा उसी बात पे आ रहा हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस पे, कि इसकी इम्पोर्टेंस के आज गेज कर ली गई है। अब रिसर्च का टाइम है ना, तो हर जगह पे ये रिसर्च का रेफरेंस भी आता है, साइंटिफिक तरीके से इन चीज़ों को गेज भी किया जा रहा है। तो क्या वाकई इस चीज़ की रिसर्चेस या कोई जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि ये जो स्कूल और जो है, क्योंकि हम जिस कल्चर से हैं हमने ये देखा है कि पेरेंट्स इतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो लोग बहुत बड़े बड़े दिमाग पैदा हुए हैं। तो क्या वो एक्सेप्शंस थे? और जो रूटीन में या आपने अगर एक एवरेज के तौर पे करना है काम, तो ये क्या है? ये इसको ज़रा आप कनेक्ट करेंगे डॉट्स को? ये हिट एंड ट्रायल का आउटपुट है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नज़र आ रहा है तो उसमें पेरेंट्स या स्कूल में कोई एक उस्ताद ऐसा आप उसकी पर्सनालिटी में ज़रूर देखेंगे जिसने वो आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग खड़ी किया। मगर एक उस्ताद के लिए मुमकिन, मैं 20 साल से इस शोबे में हूँ, मगर एक उस्ताद के लिए मुमकिन नहीं होता कि हर बच्चे के साथ वो बॉन्ड बिल्ड हो जाए, कि वो हर बच्चे के लिए उतनी ही एफर्ट कर दे जितनी वो किसी एक के लिए एक्सेप्शनली कर गया है। मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ अपने 20 साल के कैरियर में, तो चंद बच्चे मुझे ऐसे ज़रूर याद हैं कि जिन्हें मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मगर हर बच्चे के साथ ना वो बॉन्ड क्रिएट हुआ। कुछ बच्चे ऐसे थे जो आगे चिपक गए, उन्होंने पकड़ लिया कि बस मुझे तो ये सिखा दें, और ना चाहते हुए भी उनको बाकी क्लास से ज़्यादा सिखा दिया। तो ये वो एक्सेप्शनल केस बन गया।
वो सिस्टम नहीं था। वो सिस्टम नहीं था। वो सिस्टम नहीं था। वो बच्चा अगर आपको कोई आज हमारे माशरे में ऐसा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर नज़र आता है तो आप उसको डिग डाउन कर लें, या उसका पेरेंट्स या स्कूल में कोई एक उस्ताद के साथ आउटस्टैंडिंग बॉन्ड होगा और उसकी प्रोडक्शन वो क्वालिटी है। तो वरना हमारे सिस्टम में ये नहीं है। वरना देखें, जो अगर आपने रिसर्च की बात की तो रिसर्च तो ये कहती है कि जो पेरेंट्स से बच्चा सीखता है वो एवर लास्टिंग है, जबकि जो स्कूल से बच्चा सीखता है वो वैनिश आउट हो जाता। ओके। आप मुझे बताएं, आपने ग्रेजुएशन की, उसमें आपने 25-30 4 सालों में कोर्स पढ़े होंगे, क्या आपको 30-35 कोर्सेज का सारा कंटेंट याद है आज? नो, डेफिनेटली। इवन यू हैव स्कोर्ड द ए ग्रेड्स इन ऑल, मगर आपको वो कंटेंट याद नहीं है, तो वो बातें तो भूल गई हैं। मगर आपके पेरेंट्स की बचपन में की हुई बातें भी आज तक आपकी मेमोरी का हिस्सा है। क्या उसके उस्ताद के सिखाने में कोई मसला था? नहीं। आपने उसको वक्त सीखी भी थी, आपने याद भी की थी, आपने पेपर में प्रोड्यूस भी की थी, आपने ए ग्रेड भी लिया था, मगर वो निकल गई है जहन में से। जो आपके साथ चीज़ कैरी करती है ना, वो बिहेवियर है जो इस सारे एजुकेशन सिस्टम के दौरान स्कूल और पेरेंट्स मिल के बिल्ड करते हैं आपका। मतलब आप अगर बच्चे को ये कह रहे हैं ना, शाबाश शाबाश अच्छा किया है, 10 में से 5 नंबर आए हैं, आप उसको डांट भी सकते हैं। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि शाबाश, ये वाला सवाल बेटे तुमने बहुत अच्छा लिखा है, मगर बेटा ये वाला गलत लिख दिया, इधर मेरे बेटे तवज्जो की कमी रही है। अब ये आपके 2 जुमले, नंबर उतने ही हैं 10 में से 5, मगर इसमें शाबाश का लफ्ज़ शामिल है। अगली बार उस बच्चे के लाजमी 7 नंबर आएंगे। आपने उसको कह दिया पूरी क्लास के सामने, भाई तुम क्या नालायक बच्चे हो, ये क्या, देखो सारी क्लास के 10 में से 9 नंबर हैं, तुमने 5 लिए हैं, यू हैव स्पॉइल्ड द किड। अच्छा, यहाँ पे आपकी इस बात से ना मुझे एक और चीज़, वही हम बार बार उसी पे बात कर रहे हैं कि वो स्कूल एंड होम एंड स्कूल पार्टनरशिप जो है, तो उसमें एक होता है कि अगर एक जगह पे ऐसा हो रहा हो कि शाबाश मिल रही हो, तो दूसरी जगह पे ज़रूर ये हो रहा होता है कि वहाँ पे स्टैंडर्ड्स ज़रा हाई होते हैं, और हाई होने चाहिए स्टैंडर्ड्स, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड्स हाई ही होने चाहिए, लेकिन उन स्टैंडर्ड्स तक उसको कैलिब्रेट करना भी एक प्रोसेस है। तो वो एक जगह पे तो हो रहा होता है, शाबाश मिल मैं रही है, यहाँ लेकिन पे दूसरी जगह पे आपके नहीं ना मिल रही होती। स्टैंडर्ड वाली बात पे मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि तालीम से ज़्यादा तरबियत पे फोकस रहना चाहिए। आपने उसको बहुत अच्छा इंजीनियर बना दिया, मगर उसकी तरबियत नहीं है, तो वो इल्म होने के बावजूद करप्शन की वजह से गलत डिज़ाइन बना देगा और वो बिल्डिंग गिर जाएगी। इल्म उससे 100% प्रोडक्ट बनवा देगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। जबकि तरबियत से ये मुमकिन है। मैंने कई दफ़ा कम कैलिबर के लोगों को ज़्यादा अच्छी आउटपुट देते देखा है, और उसके अंदर रिज़्क़ तरबियत होती है। मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती जो है वो राय ये है इस बारे में कि तरबियत का पहलू गालिब रहना चाहिए इस तालीम के पूरे टेन्योर के दौरान। राइट। और इसमें भी जो पार्ट है, अगेन हम बार बार उसी की बात कर रहे हैं कि बोथ हैव टू प्ले द पार्ट, क्योंकि हमारे यहाँ एक जुमला चलता है, और ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, मैं ऐसे जुमलों को कहता हूँ ये पूरा माइंडसेट है, और इसके ऊपर बहुत, यानी ये माइंडसेट ऐसा है कि जिसके ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। वो फाउंडेशन को रख के, अब पहले 5 साल बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो वो घर में गुजारता है यूजुअली, और तो उसमें कहा जाता है कि स्कूल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, स्कूल जाकर ये बेहतर हो जाएगा, तो घर पे हमें वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्कूल से डिमांड ये आती है कि ये जो पहले 5 साल थे ये बहुत ज़रूरी थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसमें इस पे काम होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, तो अब ये दोनों जगहों पे ना डेड एंड बन जाता है, वो एक ब्लॉकेड आ जाता है। यहाँ पे है कि स्कूल जाएगा तो ठीक आ जाएगा, स्कूल इस विशियस सर्कल में है कि ये अगर पहले 5 साल पे काम हुआ होता तो ये ठीक होता। मेरा ख्याल है कि ये ब्लेम गेम है, और ये एक मैंने हर्डल भी समझता हूँ। वन ऑफ द चैलेंजेस, इट्स वन ऑफ द चैलेंज कि हम बेसिकली ब्लेम गेम जो है ना, देखें जब हमने स्कूल खोल लिया, मैंने स्कूल खोल लिया, सो मैंने ये बात
कबूल कर ली कि मैं आपके बच्चे की तालीम और तरबियत में पार्टिसिपेट करूँगा। अगर बीइंग ए टीम हमें काम करना है, मतलब बैट्समैन और बॉलर दोनों टीम का हिस्सा है। अगर बॉलर हर गेंद कराने से पहले ये कहे कि जा यार तू वरना स्कोर खा लिया, मैं की करा, तो टीम नहीं जीतेगी। ऐसा ही है। अगर बॉलर कहे कि भाई बैट्समैन ने जितना भी स्कोर कर दिया बस मैंने इस पे डिफेंड करना, आपने देखा दुनिया में बड़े लो स्कोरिंग टोटल भी बॉलर्स ने अचीव नहीं करने दिए। पाकिस्तान ने 150 भी डिफेंड किया हुआ है। ठीक है 50 ओवर में 50 ओवर में 150 डिफेंड किया है। कैसे डिफेंड किया है कि बॉलर ने कहा कि ओके वट एवर यू हैव डन, ओके गुड, नाउ आई विल पुट माई 100%। तो मेरा ख्याल है कि स्कूल और पेरेंट्स जो हैं ये एक टीम में ना बॉलर और बैट्समैन है, इन दोनों को जो है वो अपना अपना पार्ट ले लेना चाहिए और विदाउट एनी ब्लेम गेम। बॉलर को मार पड़ गई है, बैट्समैन अच्छा खेल के पूरा कर दे। बैट्समैन ने स्कोर कम कर दिया है, बॉलर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले, वरना ब्लेम गेम का एंड कुछ नहीं निकलेगा। बच्चा स्पॉइल हो जाएगा और एंड कुछ नहीं निकलेगा। फ्रूट्स जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे। राइट। ये इससे क्या ज़्यादा है कुछ जो हम देखते हैं, जैसे हमने बात की कि अगेन कम्युनिकेशन तो होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्कूल्स कम्युनिकेशन नहीं करते। मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, टाइमलाइन के अंदर कम्युनिकेशन चल रही होती है, कभी रिजल्ट्स के हवाले से, कभी किसी, तो ये क्या इससे कुछ बढ़ के चीज़ है? यानी कि जो आजकल कम्युनिकेशन हो रही है आप उसको कहाँ पे रैंक करते हैं आपके ख्याल में, और उससे बढ़ के क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन स्कूल बेचारे फिर भी किसी ना किसी हद तक करते हैं। मतलब मैं खुद देखता हूँ कि कई दफ़ा जो है वो हम पेरेंट्स को बुलाते भी हैं और पेरेंट्स नहीं पहुँच पाते। उसमें मैं एक और बात समझता हूँ कि कई दफ़ा पेरेंट्स के जहन में कुछ खौफ होता है, कई दफ़ा पेरेंट्स के जहन में कोई अना का मसला होता है कि आपने मेरे बच्चे को गलत कह दिया। अब वो आपके अगेंस्ट, स्कूल के अगेंस्ट पोजीशन ले लेता। तो वही बात है कि अगर बैट्समैन और बॉलर एक दूसरे के अगेंस्ट पोजीशन ले लेंगे तो फिर खेलेंगे कैसे? फिर टीम तो नहीं रही, टीम वर्क तो ख़त्म हो गया। तो मेरा ख्याल है कि वो जो खौफ है, स्कूल में आप जाएं, जाके उस्ताद से मिलें, कहें, उसको बताएं कि मैंने बच्चे के बिहेवियर में ये तब्दीली महसूस की है, ये क्या हो रहा है इसके साथ। देखें, कोई किसी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जा रहा कि झूठ बोलना है, किसी स्कूल में कोई बुरी बात सिखाई नहीं जा रही, किसी दरसी किताब के अंदर कोई गलत बात नहीं लिखी, फिर बच्चे का वो बिहेवियर क्यों बिल्ड हो रहा है? क्या कोई पेरेंट अपने बच्चे को गलत नसीहत करता है? फिर वो बिहेवियर कहाँ से बिल्ड हो रहा है? इसका मतलब है, मुझे एक और इसमें जो एरर नज़र आता है, या उस्ताद में वो चीज़ शामिल नहीं है जो वो कह रहा है, या पेरेंट्स में वो बात शामिल नहीं है। बेबीज सी बेबीज डू, या सो सिंपल। इसके अंदर एक, जब भी मैं हमारे कल्चर के मुताबिक बात कर रहा हूँ, जो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लास्ट डेकेड ऑफ दिस इन द एजुकेशन सेक्टर, तो इसमें व्हाई बोथ ऑफ द साइड्स बिकम डिफेंसिव। जब भी कभी कोई चीज़, इवन द इनिशिएटिव्स आर पॉजिटिव और उनकी जो कोर होती है वो बहुत यही होती है कि हमने मिल के जो कोई चीज़ करनी है, लेकिन अल्टीमेटली पॉइंट कम्स जिस पे दोनों डिफेंसिव हो जाते हैं। रूटीन में पीटीएम्स पे तो ये इट्स अ नॉर्मल थिंग, और बाकी भी कुछ पॉइंट्स के ऊपर तो ये इसके पीछे इसकी क्या लॉजिक है कि वाई, ताकि हम इसको समझ के इसको सॉल्व तो करें ना, पहले तो प्रॉब्लम को समझ लें कि प्रॉब्लम ये क्यों होता है। देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये इसलिए है कि दोनों साइड डिफेंसिव हो जाती हैं बिकॉज दोनों एक दूसरे को पे एतमाद नहीं कर रही। दिस इज़ वेरी की पॉइंट। देखिए, मैं डिफेंसिव उस वक्त होऊंगा जब मेरे में लैक ऑफ ट्रस्ट होगा। ट्रू, वेरी ट्रू। और अगर मेरे पे एतमाद है तो मैं डिफेंसिव नहीं होऊंगा, मैं आपसे खुली बात करूंगा यार कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, आपकी क्या राय है। फिर मेरी डिस्कशन ये होगी। जब मेरे क्वेश्चन जो होगा, जी आपने बच्चे को ये नहीं सिखाया, या आप कह रहे हैं कि जी पहले 5 साल जो बच्चे की तरबियत करने के थे वो तो आपने गंवा दिए, तो नाउ वी हैव टेकन द पोजीशंस एंड अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिट पोजीशंस। अना जिसको मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि 2 चीज़ें आती हैं, एक खौफ और एक अना।
ये पेरेंट्स और स्कूल के दरमियान में आ जाती हैं कि या वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं या वो अना का मसला बना लेते हैं। तो जब आप पोजीशन ले लेते हैं तो बेसिकली आप ओपोनेंट बन जाते हैं। आपने बेसिकली दोनों ने एक ही तरफ को मुंह रखना था, आपने ऑपोजिट साइड पे मुंह रख लिया। तो अब जो है वो फिर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे अहम चीज़, सबसे बेसिक चीज़ इंटेंशन, कि भाई मैं स्कूल में मिलने क्यों जा रहा हूँ बीइंग अ पेरेंट, और स्कूल या ने और बुलाया स्कूल, क्यों है? हाँ, और स्कूल की ये इंटेंशन कि हमने बच्चे के बाप को, पेरेंट्स को क्यों बुलाया, ये इंटेंशन दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। पहले दिन मीटिंग शुरू होने से पहले ये बात दोनों की अजम्पशन होनी चाहिए कि हमने इस प्रॉब्लम का हल निकालना है दोनों ने मिलकर, हम पार्टनर्स हैं और हम दोनों, जब ये वाली फ़िज़ा आ जाएगी तो फिर ना ब्लेम गेम होगी, फिर दोनों कंस्ट्रक्टिवली खेलेंगे और ओपन चैनल रखेंगे। आप खुली बात करें, आप ओपन बात करें। बीइंग अ स्कूल आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो फ़ौरन इतला करें, बजाय इसके कि आप उसको इंतज़ार करते रहें और वो पाइल अप हो जाए और फिर वो बबल ब्रस्ट करे और फिर उस वक्त मामला ख़राब हो जाए। तो ये कम्युनिकेशन चैनल्स को खुला रखें ताकि इत्मीद की फ़ज़ा बरकरार रहे। ये जो आपने बात किया था ट्रस्ट फैक्टर, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी का जो एब्सेंस है वो ये वो वैक्यूम क्रिएट करता है और फिर हम डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव हो जाते हैं क्योंकि वी डोंट ट्रस्ट ईच अदर। हमें लगता है कि पेरेंट्स को ये करना चाहिए था तो उन्होंने ये नहीं किया, उन्हें लगता है कि ये इनकी जिम्मेदारी थी, और वहाँ पे कहीं ना कहीं पे कुछ अंडरस्टैंडिंग का गैप ज़रूर है, कम्युनिकेशन का, अंडरस्टैंडिंग का, राइट कम्युनिकेशन का गैप ज़रूर है। इसी से मेरा एक चीज़ माइंड में आ रही है कि व्हाट डू यू थिंक कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो टीचर्स विश कि पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करनी चाहिए एंड पेरेंट्स विश कि वो टीचर को अंडरस्टैंड करनी चाहिए? पहली चीज़ ये है कि मैं अगर अपने एजुकेशन कैरियर को सामने रखते हुए आपको टीचर विश बताऊं, पहले मेरी भी ख्वाहिश आता है, मैं बताना चाहता हूँ। तो वो पहली चीज़ ये कि आप मान लें कि उस्ताद आपके बच्चे के हक़ में बेहतर सोच रहा। ये बड़ी ख्वाहिश है उस्ताद की कि पेरेंट्स ये बात मान लें कि उस्ताद बच्चे के हक़ में सोच रहा। अगर मैंने बच्चे को डांट दिया है तो शायद उसकी बेहतरी में डांट दिया है। ठीक है, आपने देखा अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-15 साल में एक पेरेंट्स ने ये पोजीशन ले ली है कि स्कूल में उस्ताद ने मेरे बच्चे को ये कहा क्यों, यस, एंड नाउ वी आर एन ओपोनेंट पार्टी। ठीक है, और अब हम हर बात को स्कूल की अपोज कर रहे हैं। ये पोजीशन लेने की वजह से टीचर क्या हुआ है, वो ज़्यादा डिफेंसिव हो गया कि यार अगर मैंने बच्चे को कुछ कह दिया, बच्चे ने घर जाके शिकायत लगा दी, या वो सुबह आके प्रिंसिपल ऑफिस में पेरेंट्स ने शोर मचा दिया, तो मेरा क्या बनेगा। ये जो खौफ उस्ताद के सर पे लटक रहा है ना, इसने तरबियत का जनाजा निकाल दिया। इस कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस उस्ताद को भी दे दें और पेरेंट्स को भी दे दें कि भाई कोई आपके बच्चे के साथ कोई जायदाद नहीं बांट रही हमने, बीइंग उस्ताद हम उसको अगर कुछ कह रहे हैं तो उसकी भलाई में कह रहे हैं। इंटेंशन के ऊपर अगर आप मेरी इंटेंशन पे शक करना शुरू कर दें, मैं आपकी इंटेंशन पे शक करना शुरू कर दूं, इधर बैठे बैठे हम दोनों के जज्बात बदल जाएंगे। ट्रू। ठीक, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये मुझे कुछ ऐसा ना कर दे, मुझे वैसा ना कर दे, तो मैं फ़ौरन डिफेंसिव हो जाऊँगा। और अगर मैं आपकी इंटेंशन के बारे में पॉजिटिव सोचता रहूँ तो मैं अपना डिफेंस मैकेनिज़्म लो रखूँगा, बल्कि मैं अपनी कंस्ट्रक्टिव जो है चीज़ को आगे लेके आऊँगा, कंस्ट्रक्टिव फेज़, उसको डिस्कशन को उस तरह बढ़ाऊँगा आगे। तो बीइंग अ टीचर पहली मेरी विश लिस्ट में टॉप ये है कि आप ये मान लें कि उस्ताद आपके बच्चे के हक में बेहतर है। ओन करें, ओनरशिप है उनके अंदर। उसको ओनरशिप दें कि वो भी जो है वो जो है पिकासो द कल्प्रिट जो कल्चर बनाता था, पिकासो था, मुझे नाम जिनसे निकल गया, शायद अभी आ जाए। उससे किसी ने कहा दुनिया का बहुत बड़ा मशहूर वो जो है ना ये तराशता था, बुत तराशता था। उसने कहा तुम इतना खूबसूरत कैसे तराशते हो पत्थर से।
उसने कहा नहीं मैं तो नहीं बनाता, ये पहले से जुड़ा होता है, मैं तो इसके ऊपर से एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देता हूँ। तो जब एक्स्ट्रा चीज़ें हटाई जाती हैं तो कभी चोट ज़ोर से भी मारनी पड़ती है, कभी प्यार से भी जाड़ करनी पड़ती है। तो ये पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं ना कि किसी के, आप एक पत्थर ले लें और उसको तराशना शुरू करें, तो अगर आप उस पत्थर से बड़े बारीक नक्शो नगार बनाना चाहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आपको तराश खराश करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस पत्थर को बस गोल करना है, तो शायद वो करना आसान है। उस पर नक्शो नगारी करनी है ना, तो बहुत कीनली आपको तराश खराश करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कई दफ़ा जो आपको दिख रहा है कि ये चोट पहुँचाई जा रही है, वो चोट नहीं पहुँचाई जा रही, वो असल में उसके ऊपर से गलत और एक्स्ट्रा मटेरियल को उतारा जा रहा। तो इस फ्रेम ऑफ माइंड को जहन में रखें पेरेंट्स भी, और जो है वो उस्ताद भी, कि मैंने इस लेवरेज को मिसयूज़ नहीं करना। कि अगर मेरे ऊपर ये ट्रस्ट किया गया, देखें किसी ने आपको, वो जैसे अभी आपने कहा कि वो उसने अपने दिल का गोशा आपके पास ला के रखा है, तो उसने आप पे ट्रस्ट किया है। मतलब ये तो पहली एग्जांपल है कि उसने ट्रस्ट किया आप पे। फिर वो जो खून पसीने से कमा रहा है वो भी ला के आपको दे रहा है, उसने दोबारा आप पे ट्रस्ट किया। तो अब मेरा ख्याल है कि अब आप उस ट्रस्ट को जो है वो कहीं पे डैमेज ना होने दें। अब ये बॉल फिर स्कूल के कोर्ट में चली जाती है, और फिर स्कूल इसको जो है इसी ट्रस्ट को वापस पे ऑफ करे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह ट्रस्ट जो रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक, जो पेरेंट्स की एक विश, पेरेंट साइड में विश लिस्ट, बीइंग ए पेरेंट, जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मेरे बच्चे को तवज्जो प्रॉपर मिले। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि क्लास एनवायरनमेंट है, क्लास साइज बहुत क्लास ज़्यादा साइज़ जो है वो, फिर उसको जब आप कहते हैं कि उसको इकोनॉमिकल होना चाहिए, तो इकोनॉमिकल जब आप करते हैं तो क्लास साइज़ बड़ा हो जाता है, बड़ा, एग्जैक्टली आपकी टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप कहें कि जी हम क्लास साइज़ बहुत छोटा रखेंगे, तो वो फाइनेंशियली वायबल नहीं रहता स्कूल के लिए कि, सम टाइम वायबल भी होता है, लेकिन मगर उस देखें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। एक क्लास जो है वो सिर्फ एक कमरे का नाम नहीं है, या उसमें पड़ी सिर्फ ये नहीं है कि 10 कुर्सियां लगी हैं तो 12 लगा देनी है। उस्ताद का कितने स्टूडेंट्स के साथ वो 1-to-1 रिलेशन रह सकता है, इसको भी देखना है हमें जी कि उस्ताद की, देखें अगर वो छोटे बच्चे हैं तो शायद वो 1 स्टूडेंट टू टीचर रेशियो बहुत थोड़ी होनी चाहिए। जहाँ पे ग्रोन अप्स हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं, जी अब पीएचडी की क्लास में मुझे याद है, वो हमारी एक क्लास थी, वो ऑडिटोरियम में होती थी, टॉपिक अनाउंस होता था और सब पीएचडीज खुद किताबें लेके भाग रहे होते थे कि बस सुन लें उस्ताद क्या बोल रहा। दिस इज ट्रू, मतलब वो उस लेवल पे शायद ये क्लास साइज मैटर नहीं करेगा, मैटर नहीं करेगा। मगर शायद स्कूल में क्लास साइज बहुत मैटर करेगा। स्कूल में डेफिनेटली स्कूल में जो है वो उस क्लास साइज मैटर करेगा, और इसमें फिर पेरेंट्स और स्कूल को मिलके कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि भाई कहीं पे आप थोड़ा सा फाइनेंशियल अगर बर्डन उठाते हैं तो हम इस क्लास साइज को कम कर सकते हैं, हम इसके अंदर स्टूडेंट टीचर रेशियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बात तभी होगी जब दोनों एक दूसरे के साथ खुली बात शेयर करेंगे। अगर मुझे ये देखें आप, वो जैसे कि हम कहते हैं ना मैनेजमेंट साइंस में, विन विन कंडीशन। जी अगर मुझे लगे कि ये रेडी वाले से मैंने चाहे केले खरीदे हैं और मुझे ये फील आए कि इसने मेरे से महंगे दे दिए हैं, तो मैं उसके साथ दोबारा ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा, चाहे जितना मर्जी अच्छी क्वालिटी की चीज़। ट्रस्ट शेक हो गया ना, ट्रस्ट शेक हो गया मेरा। अगर वो मेरे साथ क्लियर कट खुली बात कर दे, आपने कई दफ़ा कई बिजनेसमैन आपके सामने देखा होगा कि वो आपको सच बता देते हैं कि भाई मेरी इतनी चीज़ आई है, इतना मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, इतना तो मेरा जायज़ हक है, और आपका जहन उस बात को कबूल भी कर लेता है और आप पैसे दे भी देते हैं। तो वो क्या करता है, वो बेसिकली आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड करता। तो यही काम है कि आप उसको एज अ स्कूल, अनफॉर्चुनेटली अगर आप स्कूल को अर्निंग सोर्स समझ रहे हैं, अर्निंग कुड बी द लास्ट ऑप्शन अगर आप स्कूलिंग में जा रहे हैं, तो वो आपका जायज़ हक है, वो होना चाहिए, मगर वो लास्ट प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए।
और अगर आप ये बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं स्कूल के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि स्कूलों को समझना चाहिए कि एक फाइनेंशियली स्ट्रेंथन टीचर और एक नॉन फाइनेंशियली स्ट्रेंथन टीचर की डिलीवरी, उसकी क्लास अटेंशन, उसकी उन सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। मतलब अगर एक टीचर को ये पता है ना कि भाई मेरे सारे ज़िंदगी के मसले हल हो गए हैं, और जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि गूगल का एम्प्लॉय ऐसा लगता है कि वो कंपनी कहती है कि बस तुम्हारे सारे मसले हमारे हैं, तो वो फिर बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता। क्रिएटिव जॉब है ना, उसे आपने उसको सारी वो जो मेंटल फ्री कर दिया स्ट्रिंग्स ना, हैं उनसे डिटैच कर दिया, डिटैच जो उसको करके पीछे खींच रही हैं। हाँ, वो जो उसको उसकी स्पीड को स्लो कर रही थी, उसकी प्रोडक्टिविटी को रोक रही थी, आप अगर उसको एक दफ़ा उससे आज़ाद करके देखें। In the case of schools, I would say कि this is very crucial and important कि ये बिज़नेस ज़रूर है अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें, लेकिन इसका जो एक ख़ास कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इसकी ख़ास आप कह लें कि जो इसकी सेंसिटिविटीज़ हैं उनको बहरहाल मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि वो मैनेजमेंट साइंस में, ये बिज़नेस साइंस में कहा जाता है कि प्रॉफिट इज़ द ऑक्सीजन एंड और मे बी प्रॉफिट इज़ द ब्लड एंड योर विजन इज़ योर ऑक्सीजन। तो ये दोनों ज़रूरी हैं बिल्कुल। उसको चलाने के लिए, उस बॉडी को टू कीप रनिंग। लेकिन इसका जो है ना वो द ओनली पर्पस द प्रॉफिट, तो उसमें मेरा ख्याल है कि फिर स्कूल को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये जो स्टूडेंट टीचर रेशो की आपने बात की कि जो पेरेंट्स चाहते हैं, जिस पे हम बात कर रहे हैं कि उनको इंडिविजुअल अटेंशन मिले या उनको इस तरह की इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन मिले, तो उसमें स्टूडेंट टीचर रेशो क्लास में एक मैक्सिमम 12 से 15 शायद निकलेगी फिर जाके, कि इतने बच्चे अगर एक क्लास में जिसमें आप वाकई क्वालिटी रिजल्ट आप दे सकते हैं, डिमांड कर रहे हो। तो इसके इर्द गिर्द रख के फिर चीज़ें डिज़ाइन की जाए। हाँ जी, ना कि स्कूल खोलने के बाद हम देखें कि अब देखिए स्कूल भी उस पे मैं यही कह रहा हूँ ना कि स्कूल ओपनली शेयर करे पेरेंट्स के साथ जी कि देखें जी ये हमारा कंस्ट्रेंट है, जी हम ये काम करना चाहते हैं, और इस रेशियो के साथ अगर हम चलेंगे तो भाई बजट इफेक्ट होगा। फिर आप ज़रा थोड़ा सा बजट के हवाले से आप ज़हनी तौर पे तैयार हो। राइट। मतलब देखिए मैं आपसे जितनी फैसिलिटी, बीइंग अ पेरेंट, आप स्कूल है, मैं पेरेंट हूँ, मैं आपसे जितनी फैसिलिटीज़ मांग रहा हूँ, फिर मुझे उतना बजट भी तो पे करना पड़ेगा ना। जी तो अगर मैं आपसे ये प्रिविलेज मांग रहा हूँ कि भाई आप क्लास के अंदर रेशो 1:10 1:15 रखें, तो फिर मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि भाई वो स्कूल फीस कम लेता है, आप ज़्यादा लेते हैं। भाई उधर 50 बच्चे हैं एक क्लास में, ट्रू। तो फिर आप उस रेशियो में चले जाएं अगर आपको वो सूट करता है। तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को क्लियर कट बताना चाहिए ये बात कि भाई अगर हम एंड ये, दे डू अंडरस्टैंड, एंड दे विल अंडरस्टैंड, व्हाई दे विल नॉट अंडरस्टैंड। इट्स देखिए लॉजिकल। आप कोचिंग के लिए बच्चे को भेजते हैं, एक सब्जेक्ट की उतनी फीस कई दफ़ा आप दे रहे होते हैं जी। जितनी आप पूरे स्कूल की महीने की फीस दे रहे होते हैं। जी क्यों? कि वो 1:1 रेशियो होती है। 1:1 बिल्कुल ऐसा ही। तो ये पेरेंट्स को पता है ये बात कि जब आप 1:1 रेशियो या 1:10 1:15 रेशियो की बात कर रहे हैं तो यू आर रेडी टू पे मोर। तो मेरा ख्याल है कि ये बात अच्छे तरीके से ऐसा अंदाज से पेरेंट्स को कम्युनिकेट करें, तो अगेन ये ट्रस्ट बिल्डिंग के अंदर आपको हेल्प करेगी। ओके फाइन, वी गेट दैट कि जो बोथ साइड्स जो है वो क्या एक दूसरे को मैसेज समझाना चाह रहे हैं, और आई रियली अप्रिशिएट कि आपने एग्जैक्टली उन चीज़ों को पिन पॉइंट किया है जो कि जो 80-20 की हैसियत रखती हैं, कि ये 20% ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाकी 80% को जो है वो अफेक्ट करती हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, वैसे एक कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं, एक कम्युनिटी का एक अपना एक कॉमन नॉलेज भी होता है जो उसके अंदर डेवलप हुआ होता है, स्प्रेड हुआ होता है। तो उसमें ये किस तरह से पॉसिबल है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक केस स्टडी पढ़ी जिसमें अमेरिका में एक स्कूल के अंदर ये पार्टनरशिप को जो है वो प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की गई। एक एक्सटर्नल एजेंसी ने उसको टेकअप किया और उस स्कूल के अंदर 12% इंगेजमेंट थी पेरेंट्स की। कोई भी इवेंट हो तो 12% से ज़्यादा पेरेंट्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते थे या आते नहीं थे। उनकी इमेज स्कूल के बारे में बहुत ख़राब थी और उस स्कूल की पेरेंट्स के बारे में इमेज बहुत ख़राब थी। तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसका फ़ायदा हुआ बहरहाल, लेकिन वो हमारे कल्चर में शायद पॉसिबल नहीं है। वन ऑफ द स्टेप वाज के समर वेकेशंस में या वेकेशंस के अंदर टीचर्स को जो है वो दे हैव टू स्पेंड टाइम विद द फैमिलीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स।
उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, और सिर्फ उस टाइम में बच्चों के बारे में बात करनी थी। तो जब पेरेंट्स ने ये देखा कि टीचर हमारे बच्चे की बात कर रहे हैं, 2 घंटे वो सिर्फ बच्चे की बात कर रहे हैं, वो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं उसके बारे में, तो दे फेल्ट गुड, उन्हें बहुत अच्छा लगा, और टीचर के बारे में उनकी इमेज और स्कूल के बारे में उनकी इमेज चेंज होना शुरू हो गई। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स मौजूद हैं, लिए भी जाते हैं दुनिया के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं जो आपको लगता है कि, क्योंकि मैंने खुद क्योंकि मैंने फ्रंट लेवल पे काम किया हुआ है, एज अ प्रिंसिपल भी काम किया है, तो आई रियली फील कि देयर आर चैलेंजेस। ये इतना आसान नहीं है कि हम सिंपली बस इंगेज करना शुरू कर दें कि कल से ऑनवर्ड्स हम कहें कि आप इस इवेंट पे भी आएंगे, आप इस इवेंट पे भी आएंगे, इस इवेंट पे भी आएंगे। इवन देन शायद उसके रिज़ल्ट शायद आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में नज़र आए, 180 डिग्री पे आपको वो डिफरेंस नज़र आए। तो ये वो कौन सी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हम करें और ग्रेजुअली जो है वो हम इसको इस चीज़ को इंश्योर कर सकें? मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ड्रास्टिक स्टेप्स की आपको ज़रूरत नहीं है। स्कूल साइड पे बेबी स्टेप्स की ज़रूरत है, मगर विद कंसिस्टेंसी। आप जो है वो पेरेंट्स को जो इनवाइट कर रहे हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर नहीं खोलें। एक छोटा सा स्टेप है कि जब भी आपने स्कूल ने पेरेंट्स को बुलाया है, तो वहाँ पे बच्चे की कंप्लेंट्स नहीं करें, बच्चे की पॉजिटिव साइड डिस्कस करें कि मुझे आपके बच्चे में ये सलाहियत लगती है, आप इसको ये फ़लाँ गेम में अच्छा है, आप इसको इसमें एक्सेल करवा सकते हैं, आप इसको ये चीज़ सिखा सकते हैं, ये उर्दू बहुत अच्छी बोलता है, ये उर्दू डिबेट्स में जा सकता है, इसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, मैं तो फ्यूचर में आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको इन सब्जेक्ट्स में। जिस वक्त पेरेंट को ये फीलिंग आएगी कि टीचर ने मेरे बच्चे के ऊपर कुछ वक्त लगाया और वो मुझे कुछ पॉजिटिव फीडबैक, कुछ पॉजिटिव सजेशंस दे रहा है, तो वो ऑल ईयर्स होके बैठेगा, वो आपकी बात सुनेगा। और फिर वो उन 4 बातों के बाद आप कहेंगे ना कि मुझे आपसे ज़रा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसकी इस साइड पे थोड़ी सी आप भी एफर्ट पुट करें, तो वहाँ पे वो करने को तैयार हो जाएगा ज़हनी तौर पे। मैं आते साथ ही कह दूँ आपको मुझे आपसे ये मसला है, ये मसला है, आप फ़ौरन डिफेंसिव हो गए। अगर मैं कहूँ आपने ये अच्छा किया, आपने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, अब बस थोड़ा सा ये भी कर देते ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बात मैंने वही की है, कंप्लेंट मैंने वही की है, मगर मेरी कंप्लेंट पीछे है, आगे अप्रिसिएशन है। तो ये बात दोनों साइड से, ये बिहेवियर पेरेंट्स की जानिब से भी हो कि जी मैंने बच्चे का देखा है स्कूल में इसकी क्लास कॉपीज़ बहुत अच्छी चेक हुई होती हैं, छोटी छोटी गलतियों पे भी आपने हाईलाइट किया होता है, आप बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, आप टीचर को अप्रिशिएट करते हुए ये बात कहें कि मैंने देखा है कि इसने इस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन लिखा है जो कि घर में तो इसने मुझे नहीं सुनाया था, मगर मुझे नहीं पता सुबह ये टेस्ट में कैसे सही लिख के आया। तो बेसिकली आप उसको कह रहे हैं कि शायद इसने चीटिंग की और क्लास के अंदर जो है वो एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, मगर आप ये बात सुलझे हुए अंदाज में कह रहे हैं। मुझे याद है मेरी वालदा जो है ना हमारी होमवर्क की कॉपीज़ चेक किया करती थी, जो टीचर ने स्कूल वर्क या होमवर्क की कॉपी चेक की होती थी ना, तो उसके बाद उसको वो खुद चेक किया करती थी और उसके ऊपर निशान लगा के अगर कोई गलती मिस हो गई है उस्ताद की नज़र से तो वो उसके ऊपर खुद करके भेजा करती थी। अच्छा, ना चाहते हुए भी उस्ताद किसी की कॉपी देखे ना देखे हमारी ज़रूर देखता था कि उसको पता था कि अगर मेरे से कोई गलती मिस हो गई तो ये डबल चेक हो रही है। और मेरी माँ ने कभी स्कूल जाके कंप्लेंट नहीं की थी कि आपने ये गलती क्यों छोड़ दी है। अगर कोई उस्ताद कह भी देता था कि भाई ये इसकी आप कॉपी, तो वो तारीफ़ ही करता था कि जी आप बहुत अच्छा जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, कॉपीज़ को क्रॉस चेक करती हैं। तो वो कहती थी नहीं मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे में कोई गलती रह ना जाए, तो वो मैं इसलिए दोबारा चेक करती हूँ। तो वो पेरेंट की एक वो छोटी सी एफर्ट, छोटा सा बेबी स्टेप कि मुझे पता है कि मेरे उस्ताद की नज़र से चीज़ छूट गई तो अम्मी ने भी रात को कॉपी चेक करनी है, तो मैं ज़रा थोड़ी तवज्जो से लिख लूँ। तो इस तरीके से आप बेबी स्टेप्स, छोटी छोटी बातें, मतलब अप्रिसिएशन के साथ, मैं क्रक्स में ये कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल और पेरेंट्स अप्रिसिएशन के साथ एक दूसरे के साथ चलें, इससे एतमाद बनेगा। जो पहला हमने मसला डिस्कस किया कि दोनों के अंदर दोनों ने अपोजिट पोजीशंस ली हुई हैं, ट्रस्ट फैक्टर का जो
तो उसको आप बेबी स्टेप से कवर कर सकते हैं। अगर स्कूल ने एक नोटिस भेजा है, कोई नोटिफिकेशन भेजा है, कोई मैसेज भेजा है, तो पेरेंट्स उसकी अगर रिसीप्ट पे स्लिप पे साइन भी कर दें। कई स्कूलों में मैंने देखा कि उस पर नोटिफिकेशन के साथ वो साइन लेते हैं कि यू हैव रिसीव्ड दैट नोटिफिकेशन। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर पेरेंट्स को उस नोटिस में कोई इतराज़ है तो वो भी प्यार से अच्छे तरीके से लिख के भेज दें, डायरी के अंदर लिख के भेज दें कि मेरा ख्याल है, मेरी सुजेशन है, ऐसे की बजाय ऐसे करें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता। मगर फिर उसको सुजेशन रहने दें, उसको स्कूल पे इम्पोज ना करें। मतलब आप अपनी सुजेशन दें और फिर इस नेक नियति के साथ। और इसमें एक बेबी स्टेप जिसको मैं नियत कहता हूँ वो बहुत ज़रूरी है कि दोनों की नियत क्या है। दोनों की नियत बच्चे की तरबियत है, तो अब हर वो बात डिस्कस करें जिससे उसकी तरबियत के अंदर जो है वो एहसन अंदाज से बेहतरी आ सकती है। तो दूसरा, कम्युनिकेशन चैनल्स को खुला रखें, उससे भी एतमाद की फ़ज़ा बनती है। पहली बात मैंने कही कि मुस्बत रवैया रखें, कम्युनिकेशन चैनल खुला रखें। और तीसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि स्कूल को ज़्यादा बर्डन मैं स्कूल को देता हूँ, मतलब इसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी मैं स्कूल की समझता हूँ, बिकॉज दे हैव चूज़न एजुकेशन एज देयर प्रोफेशन। यस, ट्रू। सो नाउ इट्स द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम कि वो ऐसा इंतज़ाम करें कि जिसमें पेरेंट्स की ग्रूमिंग के ऊपर भी एफर्ट की जाए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी जैसे हमने मुश्किलात में बात की, तो एक मुश्किल यह है कि हम में से किसी को पेरेंटिंग सिखाई नहीं गई। तो ये पार्ट ना फिर स्कूल अपने ज़िम्मे ले लें। मेरी सुजेशन है कि स्कूल इसको अपने ज़िम्मे ले लें। और बड़े अच्छे पाकिस्तान के अंदर मायनाज लोग मौजूद हैं जो पेरेंटिंग पे बात करते हैं। कुछ ना करें, आप उन्हीं का क्लिप फॉरवर्ड कर दें। तो आप स्कूल के अंदर एक बंदे की ज़िम्मेदारी लगाएं कि वो कंटेंट इकट्ठा करे जो पेरेंटिंग में हेल्पफुल है, और वो पेरेंट्स को थोड़ा थोड़ा बारिश की तरह उनके ऊपर करते रहें। तो उससे पेरेंट्स की भी ग्रूमिंग होगी। और देखें, कोई भी एक जी शऊर बंदा जब उसको कोई अच्छी बात पता चलती है ना, तो वो उसको अप्रिशिएट करता है, उसको अडॉप्ट करता। तो अगर स्कूल ये पार्ट अदा करना शुरू कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान के सरकमस्टांसिस में आसान हो जाएगा मामला। जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ कल्चरल बैरियर्स भी हैं। अब जो एक्सपेरिमेंट आपने कहा कि अमेरिका में हुआ, तो वो कल्चरल हमारे यहाँ तो नहीं हो नहीं सकता। हो सकता ऐसे। हम तो वो पेरेंट्स और स्कूल और वो रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि हमें बेबी स्टेप्स फिर लेने होंगे, और इस तरह के बेबी स्टेप और कंटिन्यूटी के साथ लेने होंगे। और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं स्कूल को इसलिए देता हूँ कि बिकॉज दे हैव चूजन इट एज अ देयर ओन प्रोफेशन। उनके लिए बाय चॉइस है ना, बिल्कुल। उन्होंने प्राइवेट स्कूल बाय चॉइस खोला है, तो वो ज़रा फिर उसको ऑन करें, उसकी ज़रा थोड़ी सारी इंटेंसिटी को फील करें कि उनकी एक, अगर वो उधर से अर्न कर रहे हैं, मतलब जैसे हम जिसे CSR कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये एक जो है कंपनी ने इधर फैक्ट्री खोली है हमारे इलाके में, तो वो CSR ये करे कि साफ़ पानी भी दे गांव वालों को। ये एक हम कंपनी से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करते हैं कि वो फैक्ट्री है, चूँकि इधर अर्न कर रही है, तो फिर इस इलाके को कुछ थोड़ा सा पे बैक भी करे। तो ये समझ लें कि ये CSR है स्कूल का, ऐसे कह लें कि ये CSR है स्कूल का, कि ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साथ में वो पेरेंट्स को भी ग्रूम करे। ग्रूम्ड पेरेंट्स जो हैं, बीइंग ए पेरेंट, अगर मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है आपके स्कूल से, तो आई एम द वर्ड ऑफ माउथ। अगले 10 पेरेंट्स को कन्विंस करके आपके स्कूल में लेके आना, वो फिर मैं आपके कहे बगैर करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी पर्सनैलिटी भी ग्रूम कर रही है, मेरा बच्चा भी ग्रूम कर रहा है। तो ये बेबी स्टेप्स हैं जिनसे मैं समझता हूँ कि हम उस एतमाद की फ़ज़ा को बरकरार कर सकते हैं, उस ट्रस्ट बैरियर को रिमूव कर सकते हैं, और हम मिल के ग्रो कर सकते हैं। ओके, द पॉइंट इज़ वेल रिसीव्ड। सो आई वुड से कि अगर आप इस डिस्कशन में कोई एक की टेक अवे जो यू थिंक के हमारे जो व्यूअर्स हैं दे शुड बैग इट विद देमसेल्व्स, तो वो क्या हो सकता है? वो क्या ऐसी चीज़ है जो एक की टेक अवे के तौर पे आप बताना चाहेंगे?
अगर एक जुमले में कंक्लूड करूं तो नेक नियति के साथ, मोहब्बत के साथ तरबियत मुमकिन है। पेरेंट्स अपनी स्कूल के रिलेशन को पॉजिटिव लें, मोहब्बत का, रिस्पेक्ट का रिलेशन रखें, तो आपका बच्चा बेहतरीन ग्रूम करेगा। Thank you very much, Dr. Farooq Bhatt Saab. And thank you very much, viewers, for being here today. And we have got that message that these are the two pillars, actually. Parents and teachers, or school and home are two pillars. And between there is a bridge, and that is the bridge of trust. ये ब्रिज जो है वो ये वीक नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पे हमारे बच्चे ने रोज़ चलता है। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी विद सम अदर टॉपिक्स एंड अदर गेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।